अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ जई। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई तो कई माह से चल रही है, मगर अब हुकूमत के साथ लड़ाई का एक और नया ताज़ा फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी पाकिस्तान के एक ताकतवर तबके से यानी ब्यूरोक्रेसी के साथ। इस ताज़ा लड़ाई की शुरुआत वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के गुज़िश्ता रोज़ के ट्वीट से हुई कि जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और अब पुर्तगाल की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और इनमें नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। ब्यूरोक्रेट्स के लिए मगरमच्छों की इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी की शक्ल में वसूल कर चुका है। आज ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट पर ब्यूरोक्रेसी का एक सख्त रद्द अमल आया है, और मीडिया ज़राए के मुताबिक जब इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब यानी कि नैब के ज़राए से रब्ता किया गया, तो उन दोनों अदारों ने वज़ीर दिफा के दावों की तरदीद करते हुए कहा कि उनके पास इस हवाले से कोई मालूमात हैं, ना ही शवाहिद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के एक सीनियर अफसर ने यह तस्दीक की है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो ये जाहिर करे कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से ज़ायद पुर्तगाल में जायदाद खरीद चुका है या गैर मुल्की शहरियत के हुसूल की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान 2000 अरब रुपए की करप्शन होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, और इस हवाले से अब तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो बैरून मुल्क जायदादें बनाने और गैर मुल्की शहरियत लेने में मसरूफ़ है? इस चुपते हुए सवाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने एक ऐसे साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट को दावत दी है कि जो ना सिर्फ डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स रहे और 12 टैक्स अमूर को डील करते रहे, बल्कि वो वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं। और इसी बात से मुझे एक बात याद आई और भी कि ये प्रॉबली उन चंद एक ब्यूरोक्रेट्स में शुमार होते हैं जिन्होंने कि 3 शरीफ शख्सियात के साथ और एक खान के साथ सर्व किया। शरीफ शख्सियात में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शामिल हैं, और फिर इनके बदतरीन मुखालिफ सियासी मुखालिफ इमरान खान के साथ भी इन्होंने एज ब्यूरोक्रेट सर्व किया है, और सूबे समेत वफाक में ब्यूरोक्रेसी के मामलात पर इनकी बहुत गहरी नज़र है। लिखते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके तारुफ में मैंने कोई गलती वलती तो नहीं कराई, इन 4 अहम शख्सियात के साथ आपने सर्व किया है, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, अब ये बताइए ख्वाजा साहब कि आप भी कोई पुर्तगाल से कोई कनेक्शन, कोई आप भी वहाँ जाते आते रहे हैं, कुछ मामलात आपके भी कोई पुर्तगाल से हैं या नहीं? अभी तक तो पुर्तगाल गया भी नहीं और ना कोई ऐसे मामलात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ओहो सर, फिर आपकी तो लाइफ बड़ी सीधी सीधी सी है और साफ सुथरी शफाफ जिंदगी आपने गुजारी है। लेकिन ये ऑन अ लाइटर नोट ये बात मैंने की थी, क्योंकि आज तो सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बेचारे, मेरा ख्याल है कि वो सब ही इस चीज़ से कुछ दुखी होंगे यकीनी तौर पे, ख़ास तौर पे जो शरीफ और दयानतदार ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तो बहुत ही ये बात चुभी होगी। तो सबसे पहले इसके आगाज़ करने से पहले ख्वाजा साहब ये बताइए कि चीदा या बेसिक रूल्स हैं क्या? मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में आता है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की मुमानियत है सीधी, मिसाल के तौर पे बाहर जायदाद बनाने के हवाले से या किसी और मुल्क की शहरियत रखने के हवाले से? जैसा हम जानते हैं कि MNAs जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो डुअल नेशनल्स नहीं हो सकते, उनको अपनी एक जो दूसरा पासपोर्ट है वो सरेंडर करना होता है और वो ख़त्म करके ही पाकिस्तान के पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं। सो ये उनका एक बुनियादी प्रिंसिपल है। आप लोगों के लिए इस किस्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है आपकी नॉलेज में? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती रही है, कर रही और करती रहेगी। उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, और हम आगे भी बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के डेफिशिएंसीज उसमें देख रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी है क्या? बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो एक फॉर्मल सेटअप है, जिसकी रिक्रूटमेंट मेरिट पे होती है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी, मेरिट, लॉ उसकी स्पिरिट है, जिसकी बेसिस पे वो काम करता है। रैशनैलिटी, रोल एलोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एंड लास्ट बात जो है उसमें एक कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी का आंसर होता है।
अब जब कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी का आंसर उस वक्त आता है जब वो ऑफिसर जो होता है वो उसकी अपनी जात जो है वो बिल्कुल दफ्तर से बाहर होती है, बिल्कुल इम्पर्सनल होता है ब्यूरोक्रेट जो है। तो लिहाजा मुझे इतना याद है कि जब मैं वॉल्टन एकेडमी में गया तो मैंने डीजी सिविल सर्विस एकेडमी से पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, तो उन्होंने पहले दिन मेरा किबला दुरुस्त कर दिया था। लोग कहते हैं ना सिविल आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के, उन्होंने कहा यू आर सर्वेंट ऑफ लॉ। हमने हर मामला जो है कानून, ज़ाब्ते और रूल्स के मुताबिक करना है। अब अगली बात आ गई कि क्या ब्यूरोक्रेट ने करना है। देखें जी, जब हम जूं ही आते हैं तो हमें एक रूल बता दिया जाता है। चूंकि मैं इनकम टैक्स में भी रहा तो सेक्शन 111 और पुराना सेक्शन होता था सेक्शन 13, वो कहता था एसेट्स शुड रिमेन कमेंसुरेट टू नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। आपकी जितनी इनकम है, आपके जितने एसेट्स हैं ब्यूरोक्रेट के और उसके जितने खर्चे हैं, उसकी बुनियाद के पीछे उसकी पर्ची जरूर होनी चाहिए, ट्रेल जरूर होनी चाहिए, नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से आना चाहिए और वो नॉन सोर्स ऑफ इनकम उसकी सैलरी है। लिविंग बियॉन्ड लीगल मींस नहीं होने चाहिए। लिविंग बियॉन्ड मींस तो हो ही नहीं सकता ना जी, और ये उसके बाद इमीडिएटली कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि ये अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल का सिस्टम इसलिए नहीं रहा कि हमने ये जो बात आपने की लिविंग बियॉन्ड मींस वाली बात, इसकी जो इब्तिदा जब शुरू हुई और फिर वो बढ़ती गई तो वो उस पर कभी किसी ने चेक नहीं किया। अच्छा, और ये जो चेक करने वाली अथॉरिटीज हैं ये कितनी ज्यादा ईगर होती हैं ऐसी मैल प्रैक्टिसेस को चेक करने में? क्योंकि हमें ये भी एक तासुर मिला ख्वाजा साहब की जो ट्वीट्स हैं आजकल की कि उन्होंने ये कहा कि सियासतदान बेचारे ने तो किया कुछ, वो बेसिकली क्लीन चिट दे दी उन्होंने अपने आप को, और उन्होंने कहा सियासतदान ने तो ब्यूरोक्रेसी का बच्चा कुच्चा खाया है, हमारे पास तो होता ही कुछ नहीं है, सारा तो माल ये बना के ले गए। देखिए जी, मुझे जब मैं इनकम टैक्स में था तो मुझे एक स्पेशल टास्क मिला था प्लेशियल हाउसेस और लग्जरी कार्स को इन्वेस्टिगेट करने में। तो वहां पे मुझे पता लगा कि बहुत सारी जो इस तरह की आइटम्स थी वो या तो बेनामी थी और या फिर कहते हैं वो जो हमारा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992, उसके तहत जो पैसे आ जाते थे बाहर से, उसके तहत जो पैसे आते थे वो एग्जेम्प्ट हो जाते थे। जो फॉरेन करेंसी आपकी बाहर से अगर आ जाती थी थ्रू बैंकिंग चैनल, और वो कोई भी भेज देता था। अब लिहाजा ये बड़े लोगों ने एक अपना तरीका रखा हुआ था। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बताता हूँ जल्दी से कि एक 8 कनाल के घर को मैंने इन्वेस्टिगेट किया। जब फाइनल करने लगा तो आखिरी दिन एक साहब आए, ये जी मैंने 10 करोड़ रुपया दुबई बैंक ज्यूरिच से मंगवाया था, तो बस उनकी लोकल इनकम कोई नहीं थी, तो फिर जीरो उन पे इनकम टैक्स लगा। तो लिहाजा ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मौजूद है कानून, लेकिन असल बात है क्या पॉलिटिकल विल है कि आपने लोगों को जो लिविंग बियॉन्ड मींस है, या उससे अब बहुत आगे बात चलेगी, अब लूट एंड प्लंडर की बात आ गई है। और मैं यहाँ पे फिर आपकी इजाजत से जो मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब मेरे लिए वो बड़ा एक ज़ाती ताल्लुक भी रहा है, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली एक बात करता हूँ कि मैं इंतहाई मजम्मत करता हूँ ब्यूरोक्रेसी के बिहाफ पे उनके वो जो ट्वीट किया उन्होंने, कि उन्होंने जब वतन अजीज़ कहा और फिर आगे कहा कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी विदाउट एविडेंस, विदाउट एक बात के आपने इतनी, और फिर कहा जी कि जो सीनियर उसमें उनका मतलब यही था कि कहते हैं कि जो बड़े अहम ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बाय प्रॉपर्टी ले चुके हैं आधे से ज़्यादा, और वो शहरियत ले रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस चार्ज, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब ख्वाजा साहब को ना सिर्फ वो नाम बताने चाहिए, वो एसेट्स बताने चाहिए, बल्कि लॉफुल एक्शन भी लेना चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने ये जो उनके पास नाम है, वरना दिस विल बी कंसिडर्ड मेयर एज अ ब्लैकमेल, पॉलिटिकल ब्लैकमेल होगी कि उनका मकसद कुछ और है और आपने पूरी एक होलसेल ब्यूरोक्रेसी को चार्जशीट कर दिया। आई रियली कंडेम इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है जो ख्वाजा साहब ने बात की है, वो अब आजकल तो और स्मार्ट वेज भी आ गए हैं ना इस किस्म का लूट एंड प्लंडर करने के। और जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आजकल नई टर्मिनोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है बेनामीदार।
तो ज़रूरी नहीं है कि किसी सेक्रेटरी ने अपने नाम पे या अपने बिल्कुल इमीडिएट फैमिली के नाम पे रख ली हो कोई प्रॉपर्टी, उसका चाचे मामे का बेटा और आगे के फ्रंटमैन, ये भी तो एक कहानी है ना। देखें, मैंने भी एक वर्ड कहा कि पॉलिटिकल विल। देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये 2014 की बात है शायद, कि नेशनल असेंबली में फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने खड़े होके कहा था कि पाकिस्तानियों के 200 बिलियन डॉलर्स स्विस बैंक्स में पड़े हुए हैं, और उन्होंने मिशेलिन कालमे रे जो था स्विस फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर, उसका रेफरेंस दिया था और उन्हें लिख के ये जवाब दिया था। ये डॉक्टर आरिफ अलवी का क्वेश्चन था, आई विविडली रिमेंबर दैट। और फिर उन्होंने कहा था जी कि हम इसको कहते हैं कोर्सिव एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप याद करें कि जब डॉक्टर आसिम के वो जो फेक अकाउंट्स निकले थे जिसमें अनवर मजीद साहब का नाम था, वो भी कोई 40 बिलियन से ज्यादा की बात थी। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात आए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुए। लेकिन मैं अब समझता हूं कि जो पोर्चुगल की ये जो बात की गई है, और एक और स्टोरी आपके एक सीनियर हमारे जो एंकर हैं, वेरी रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उन्होंने भी उसके मुतालिक कहा है कि जी के 2000 अरब रुपया 3 साल में बाहर मनी लॉन्डर हुआ है, बाहर गया है, और या वो थेफ्ट हुआ है, और उसमें फिर वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और वो ये भी कह रहे हैं कि 500 अरब की रिकवरी की तैयारी भी हो गई है, लिस्टें शिस्टें बन गई हैं। और जो आप जिन सहाफ़ी का जिक्र कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूं मैं। जी बिल्कुल। देखें, बात सुनिए, अगर ये उन्होंने एक 27वीं तरमीम का भी रेफरेंस दिया है, आई वुड नॉट लाइक टू रीड मोर इनटू दैट 26th अमेंडमेंट, लेकिन बात ये है कि अगर ये फिर हमने इसको गिमिकरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, लिस्टें बना लेंगे, बाद पे अपनी मर्जी की तरमीम करवानी और पॉलिटिकल पार्टीज को मोल्ड कर लेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊं कि वी आर द लूजर्स देन। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आगे आपने लेके जाना है तो इस तरह की अब मामलात को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक लॉफुल एक्शन, लेकिन ये नहीं, ये पॉलिटिकल बायस की बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ये किसी पॉलिटिकल गेम प्लान के तौर पे नहीं होना चाहिए, कोई लार्जर प्लान नहीं होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप करता धरता जो है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये भी बयानात मतलब ज़राए के मुताबिक जो खबरें सामने आई हैं वो ये कि ब्यूरोक्रेसी ये कह रही है कि ख्वाजा साहब के पास इस किस्म की कोई डिटेल्स, कोई उनके पास शवाहिद मौजूद नहीं है, और उन्होंने तो खैर आउटराइटली इन इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर दिया ब्यूरोक्रेसी ने। लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ के पास, बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर, मतलब अब वो ऐसे ओहदे पर बैठे हैं, उनका बड़ा सेंसिटिव ऑफिस है, उनके पास ये आपको लगता है कि उनके पास कोई शवाहिद या कोई नाम ब्यूरोक्रेसी की मतलब कोई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी बेस पे वो ये बयान दे रहे हैं? देखें, ये इंफॉर्मेशन तो पलंदे पड़े हुए हैं FPR में, FIA में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, स्टेट बैंक के पास। मैं आपको बताता हूं कि DG इंटरनल जो है इंटरनेशनल टैक्सेस का एक ऑफिस है FPR में, वहां पे ग्रेड 21 के ऑफिसर पोस्टेड होते हैं, और वो म्यूचुअल असिस्टेंट के साथ पूरी दुनिया के ममालिक के साथ ट्रीटीज है उनकी, और उसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। और वो जो स्विस जो अकाउंट्स की मैंने बात की, जिसमें जो इसहाक डार साहब ने बात की थी, उसकी भी उनका एक रेस्टिट्यूशन एक एक्ट आया था, जिसके तहत वो 2010 में शायद आया था स्विस गवर्नमेंट का, कि वो एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन विद अदर्स, तो जो मनी लॉन्डर हुआ होता है। फिर नंबर 2, हम ये पोर्चुगल की भी इंफॉर्मेशन है, ये लाजमी आई होगी, नहीं ये अमेरिका से आई हुई है, UAE से आई हुई है। फिर आपके सामने है बहामास लीक्स आई, पनामा लीक्स आई, दुबई लीक्स आई। तो देयर इज अ ह्यूज प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन लाइंग इन द ऑफिसेज। असल बात यह है कि आपने एक्शन लेना है। हम भागे जा रहे हैं दुनिया के पास, ट्रंप साहब के पास बताने के लिए। मैं आपको बताता हूं, देखें जी, वो अब हम उनके पास जा रहे हैं कि जी क्रिप्टोज के लिए और रेयर मिनरल्स के लिए बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को तरक्की करनी है और इसमें हम सबको मिलकर साथ करना है, लेकिन आप
आपको पता है बांग्लादेश ने टास्क फोर्स बनाई है जिसकी बेसिस पे उन्होंने डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स है, और उन्होंने एंथनी ब्लिंकन जब थे, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको रिक्वेस्ट की थी कि जी हमारी ये रिकवरी करवाएं दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों से। तो मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमीडिएटली टास्क फोर्स बनाइए जो ये स्टोलन एसेट्स जो है, स्टोलन मनी जो है, लॉन्डर्ड मनी जो है, जो ब्राइब्स हैं, जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स हैं, जो बाय स्टैश हुए हैं, जिनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड हैं, अनटैक्स्ड हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और आपके कॉफर्स भर जाएंगे। और ये आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज टेक एक्शन। आपने कहा कि मेरिट इज माय फोर्टे और मेरिट मैंने हमेशा काम किया है, तो बराए मेहरबानी मेरिट को वो आपने ये बात प्रूव करनी है, तो प्लीज ये जो बिग फिश है इसके खिलाफ आप एक्शन लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए ख्वाजा साहब के, वैसे तो एसेट रिकवरी यूनिट इमरान खान साहब के दौर में बना था एक, और मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब उसको हेड भी करते थे, अब तो खैर वो लंदन होते हैं, लेकिन ये है कि उससे क्या ही रिकवरी हो गई थी। तो जो जिसने सारी सियासी जमातों को करप्शन पे पछाड़ा और फिर एसेट रिकवरी यूनिट बनाया, तो वहां से भी क्या आ गया, उस दौर में भी क्या ही आ गया? देखें, अब मैं आपको एक इंतहाई फिर एक अहम पॉइंट, मेरा फर्ज बनता है एज ए सीनियर ब्यूरोक्रेट कि मैं गवर्नमेंट को इस पे विजिलेंट कर दूं। ये मैं इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूं। मैं 2 साल चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रहा, इस्लामाबाद में मेरी पोस्टिंग थी फैटफ का। फैटफ जो है वो स्टैंडर्ड सेट करती है टू फाइट सिस्टमिक करप्शन। ये तो आपने बड़ा वैसे बॉम्बशेल पॉइंट निकाल लिया आपने। जी, वो पब्लिक सेक्टर इंटेग्रिटी की इंतहाई वो दाई है, और वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ और फिर ट्रांसपेरेंसी और फिर गुड गवर्नेंस। लेकिन वो कहते हैं कि जो सिस्टमिक करप्शन है पब्लिक सेक्टर में, वो इस तमाम एरियाज को हिट करती है और आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैब्रिक जो है वो तबाह होती है। और उन्होंने बाकायदा तौर पे 2 मामला रखे हैं। अब ये मैं गवर्नमेंट के फंक्शनरीज को बता रहा हूं, ये उनके आप चले जाएं, ऐसे फैटफ की रिकमेंडेशंस उसमें मौजूद होंगी, उनको मिल जाएंगी। आई स्टिल रिकॉल, एक वो कहते हैं करप्शन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करें, उनके खिलाफ एक्शन करें। 3 Ds, डील, डिटेक्ट एंड डेटर। आप डील करें करप्ट लोगों के साथ, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन आती है उनको डिटेक्ट करें, फिर उनको पनिश करें ताकि वो एक डेटरेंस क्रिएट हो पूरे एनवायरनमेंट में। ये है फैटफ का मामला। और सेकंड वो कहते हैं वी हैव टू टैकल, ये अब पोर्चुगल आ गया, वी हैव टू टैकल वेयर मिसयूज ऑफ सिटीजनशिप इज डन थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ये फैटफ के वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पोर्चुगल में, अगर जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने, आप मुझे बताइए, तो ये उसमें नहीं आता मिसयूज ऑफ सिटीजनशिप? ये तो कायदा तौर पे, इसलिए मैं पीएम साहब को, ये तो ख्वाजा साहब कान खड़े हो जाएंगे फैटफ के, पहले ही अल्लाह अल्लाह करके हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं। देखें, ये फैटफ के साथ फिर पूरी वर्ल्ड बॉडी इसके साथ है। मैं आपको बता देता हूं, OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एंटी वर्किंग ग्रुप है ऑन ब्राइबरी। फिर G20 का वो जो वर्किंग ग्रुप है ऑन एंटी करप्शन, और फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट जो है स्टेट पार्टीज टू UN कन्वेंशन ऑन एंटी करप्शन। ये इनका पूरा कोऑपरेशन है फैटफ के साथ, और वो मिल के कहते हैं वो फाइट करते हैं। तो ये हमारे दुश्मन मुल्क इतने सारे हैं, वो कुछ फिर ले जाएंगे, कहते हैं फैटफ में आपको फिर ग्रे लिस्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप बराए मेहरबानी प्रोएक्टिव होके पाकिस्तान की खातिर, लेकिन ये इसमें ना पॉलिटिकल बेसिस होना चाहिए, ना कोई पर्सनल स्कोर सेटलिंग होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मुक्तदार जो हल्के हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि फैटफ में फाइट करने के लिए जो हमने जॉइंट एक पाकिस्तान ने फाइट किया था, वो पाकिस्तान की फाइट थी। वो कुछ सिर्फ पीटीआई को क्रेडिट जाता है, वो उस टाइम पे हुआ था, लेकिन पूरे मुल्क के हर बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से हमने वो फाइट करके ग्रे लिस्ट से निकले थे। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी थी ये पॉइंट आउट करना। ये इंतहाई
बड़ी अहम है और इसको अब ऐसे नहीं जाने देंगे। और मैं मिस शिफा, मैं समझता हूँ यू आर वेरी प्रोएक्टिव जर्नलिस्ट, ये आपका भी फर्ज बनता है और मेरे जैसे हम्बल ब्यूरोक्रेट का भी बनता है कि अब हम ये जो इन्फॉर्मेशन डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दी है, वी शुड टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। अब हम नहीं चुप से बैठेंगे कि आप जब दिल चाहता है आप मिनट पे कहते हैं जी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट ऑल, दे आर नॉट ऑल करप्ट। हमने सर्व किया है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, रात दिन मेहनत की है और हमने प्राइड ली है पब्लिक सर्विस में, हमारे काम मौजूद है। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को अपने काम गिनवाते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई वो हमारी ड्यूटी थी। अगर मैंने लाहौर में सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बन के लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रोल अदा किया तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। ये तो पॉलिटिशियंस करते हैं कि अपनी तस्वीरें लगा देते हैं, वो भी गलत लगाते हैं क्योंकि पैसे तो पब्लिक फंड्स के होते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं जी, एक बात बहुत जरूरी है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए भी है। देखें, जब चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे ना, तो हम दाल रोटी सर्व करते थे मीटिंग में, प्रोटोकॉल होता नहीं था, ऑस्टेरिटी ऑब्जर्व करते थे। इस वक्त क्या है, कल जो हाउसिंग स्कीम का फंक्शन हुआ है उस पर करोड़ रुपया लग गया होगा। इतने लेविश फंक्शंस करते हैं आप, इतने एक कंडीशंस लगे होते हैं। जब पब्लिक फंड्स को इतनी बेदर्दी से और बेरहमी से आप खर्चेंगे तो ब्यूरोक्रेट फिर अपने काम भी करता रहता है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और ख्वाजा साहब की इस ट्वीट से आप मुझे बताइए, जो नया ब्यूरोक्रेट आया है, जो नए बच्चे बच्चियां आई हैं मेहनत करके, जो एकेडमी में भी होंगी, उनका मोराल का क्या होगा? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके मोराल का क्या होगा? और हम जैसे जो अब रिटायर हो गए हैं, एटलीस्ट वी वांट टू हैव आवर चिन अप एंड चेस्ट आउट। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस तरह जब दिल चाहे जिसका दिल चाहता है। हम तो किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए एक इस तरह क्रॉस द बोर्ड कोई बात नहीं कर रहे ना। बिल्कुल सही, ऑल आर रिस्पेक्टेबल, हम पाकिस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ख्वाजा इमरान रजा साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट, और बता रहे थे कि किस किस तरीके से पाकिस्तान को ये ख्वाजा साहब की ये स्टेटमेंट और किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स ने इस स्टेटमेंट को लिया है और कंडेम किया। उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की ख्वाजा साहब के इस बयान की, और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये अपील की है कि वो इस चीज़ को फौरी तौर पर लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएँ। और ख्वाजा साहब से भी, ख्वाजा इमरान रजा साहब ने ये फरमाया है कि आप भी नाम बताएं उन लोगों के, सारी ब्यूरोक्रेसी को आप इस तरह से एक ही सोटी के साथ हाँक नहीं सकते कि 50% से ज़ायद करप्ट हैं। प्रोग्राम में हम बात मुआशी फ्रंट से आने वाली खबरों पर करेंगे, जिनके मुताबिक जुलाई 2025 के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा 44% तक बढ़ गया है, जिसकी वजह दरामदात में इजाफा बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में 2 गुना इजाफा जो है वो देखा गया है। जबकि इसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि जुलाई के महीने में महंगाई की शरह बढ़कर 4% से ऊपर चली गई है, जो कि गुज़िश्ता 7 माह की बुलंद तरीन शरह है। ये इशारे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब पाकिस्तान के IMF के साथ अगली किस्त के इजरा के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और IMF की मजीद शराइत का भी बहुत जिक्र हो रहा है। महंगाई की शरह की और तजारती खसारे में इजाफा कितना परेशान है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वजारत ख़जाना के साबिक मुशीर और माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अचानक 2 गुना इजाफा हमारे ट्रेड डेफिसिट का ये सारा मामला ये क्यों देखने में आया और ये ट्रेंड आगे आने वाले महीनों में किस तरफ जा रहा है? So certainly अगर आप इन फिगर्स को देखें तो एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय 17%। तो आप कह सकते हैं कि ये तो एक खातिर खा ईयर ऑन ईयर, जुलाई ऑन जुलाई इंक्रीज है, बट इंपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय 29%। और चूंकि इंपोर्ट्स का हुजम बढ़ा है तो इसने हमारा जो तजारती खसारा है उसको 44% एक्सपैंड कर दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर जुलाई। पाकिस्तान फिर वहीं पे खड़ा हुआ है कि जैसे ही इकोनॉमी को ईज ऑफ होने देते हैं और थोड़ा सा इम्पेटस देते हैं तो पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल उस तरह बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट्स उसको मैच नहीं करती। इसीलिए पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी या मैक्रो स्टेबिलिटी में या स्टेबलाइजेशन मिशन में बार बार IMF पाकिस्तान को खुलने नहीं देता। जो 11% का पॉलिसी रेट है उसको कम नहीं होने देता कि क्रेडिट ईज हो, फिर लोगों के पास पैसे आए, लोग गाड़ियां खरीदें, इंपोर्ट हो पार्ट्स की, इंपोर्ट का खर्चा बढ़े। सो वी स्टिल हैव टू ट्रेंड कि हम पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को एक तरह से कदगन तो नहीं मैं कहूँगा, बट ईज ऑफ ना होने दें, और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को डाइवर्सिफाई करके टेक्सटाइल से आगे बढ़ के लेदर, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब काम करें। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है
कि बगैर प्रोडक्टिविटी के रिफॉर्म्स की, बगैर एनर्जी सेक्टर की एफिशिएंसी को ठीक करके, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन करके, बगैर पाकिस्तान का जो ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें आसानियां पैदा करके, बगैर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो 13% पे है पाकिस्तान का, पब्लिक सेक्टर भी लो है, प्राइवेट सेक्टर भी लो है, इसको ठीक करके जब तक राग़िब नहीं करेंगे आप पाकिस्तान को इस तरफ, और जो पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ाएंगे नहीं, तो आप कभी भी ये जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और आप आगे बढ़ के इस तजारती खसारे और फिर करंट अकाउंट का जो डेफिसिट आ जाता है उसमें निकल नहीं सकते। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। लोग कहते हैं ना कि जी पॉलिसी रेट कम कर देना चाहिए था। मैं बार बार समझाता हूं कि जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रेडिट जो है वो मुल्क में सस्ता नहीं कर तो सकते। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हम तो बड़े रिफॉर्मिस्ट्स की अप्रोच पे चल रहे हैं और बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट गलती कहाँ पर कर रही है? क्योंकि जो भी आपने बातें बताई हैं वो है तो सारी लॉन्ग टर्म, लेकिन फिर गवर्नमेंट कहाँ पर मैसअप कर रही है इस वक्त? दैट्स अ ट्रूली गुड क्वेश्चन। सो हमें पहले ये समझना है कि जो चैलेंज का एक्सटेंट है वो क्या है, और उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पेसिंग है वो कैसे करनी है। अथॉरिटीज हर वक्त कोई ना कोई काम कर रही होती हैं, ऐसा नहीं है। आप एसओई लॉ बनाते हैं कि जी एसओईज को बेहतर करें, पर क्या एसओई लॉ से एसओईज बेहतर हो जाएंगी या बोर्ड तब्दील करने से? सो आप रिफॉर्म का, आप तो ये कहेंगे कि हम बहुत रिफॉर्म कर रहे हैं, हम एसओई के प्लान्स भी बना रहे हैं, पर हम पिछले 15 साल से यही काम कर रहे हैं। जब तक आप उनको प्राइवेट तहवील में नहीं दे देते, आप एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं कर सकते। अगर ये बात है तो फिर तो अभी वो रिफॉर्म जो एनर्जी सेक्टर को कुल्ली तौर पर ठीक करे वो हम नहीं कर पाए। हम टेलीकॉम सेक्टर और आपका सेक्टर जो मीडिया सेक्टर और तीसरा बैंकिंग सेक्टर में क्यों नुकसान नहीं कर रहे? बिकॉज हम इसको कुल्ली तौर पर प्राइवेट हाथों में दे चुके हैं। रिफॉर्म या कोई ना कोई रीस्ट्रक्चरिंग अथॉरिटीज हमेशा कर रही होती हैं। इट्स द डेप्थ, इट्स द क्वालिटी एंड इट्स द क्वांटिटी ऑफ रिफॉर्म जो चैलेंज मुल्क को दरकार है एक्सपोर्ट को ठीक करने का, कंपेटिटिव मार्केट्स बनाने का। उसकी समझ के लिए आपको जो डॉक्टर्स की जरूरत है सर्जिकल ट्रीटमेंट की, जब तक वो टीम नहीं पुट टुगेदर करेंगे और वो उस डेप्थ की सर्जरी करें कि इस चीज में से निकलें, तो जुलाई के फिगर्स आपको आज भी यही बताते हैं कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस रिमेन्स टू बी एन इशू, और पाकिस्तान का इंपोर्ट टू जीडीपी इज नॉट योर इशू। द इशू इज योर एक्सपोर्ट टू जीडीपी होल्डिंग एट 9.5%, और इसको ठीक किए बगैर आप आईएमएफ से भी नहीं निकल सकते, और आप पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारे का चैलेंज है उसको मीट नहीं कर सकते। ये है एक ओवरऑल तनाजुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बताइए कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जो कि अब कहा जा रहा है, पहले हुकूमत ने इसमें भी बड़ा क्रेडिट लिया कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, हालांकि वो कुव्वत ख़रीद का मामला शायद ज़्यादा था, इन्फ्लेशन का मामला इतना नहीं था। अब जो ये 4% से भी ऊपर चला गया है, तो क्या ये भी आने वाले दिनों में बढ़ना शुरू हो गई है और आने वाले वक्तों में बढ़ती रहेगी? तो ये भी अब आपको क्या बताता है, आपकी 29% इन्फ्लेशन थी 2023 में ऑन दी एवरेज साल की, 24 में 24% थी, 25 में 5% से नीचे आ गई। अब जो इफेक्ट था बेस इफेक्ट, यानी कि आप 29-24 के ऊपर ग्रो कर रहे थे, अब आप 5% के अंडर आकर 2025 में अब आप एक दोबारा से लो बेस से ग्रो कर रहे हैं। एक ये बात है। दूसरी ये बात है कि एनर्जी प्राइस पास थ्रू जो हुए हैं, जिनमें आपने देखा कि गैस की कीमत में तब्दीली हुई, कुछ पेट्रोलियम की कीमतों में तब्दीली हुई, कुछ रुपए की एडजस्टमेंट्स हुई, इन सब चीज़ों का आपको एक असर दिखाई देता है। दूसरी ये बात है कि आज भी मैं वही दोबारा बात करूंगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को 5 से 7% पर रखना है, तो उसके लिए जब तक आप सप्लाई साइड की प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर इस वक्त फार्म से चीज चलती है और आपके घर आती है और 20 से 30% जाया हो जाती है, तो इन्फ्लेशन कभी भी कम नहीं होगी मुल्क में। अगर हमारी पैदावारी सलाहियत उन ममालिक से जो 5 मेजर क्रॉप्स हमारे साथ तरह उगाते हैं आधी या 1/3 पे है, तो कभी भी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नहीं टूटेगा। अब ये सारे वो मुहर्रिकात हैं जिनको ठीक करने का, और द गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान इज मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि खसारे संभल से गए हैं। अब आपको जब तक ये जो आपने एक वर्ड यूज किया ना कि डॉक्टर साहब आपने तो, और आपने भी थोड़ा सा इफ आई टेक दिस लिबर्टी टू से, कहा कि ये तो अब डॉक्टर साहब ने तो एक लॉन्ग टर्म की कहानी बयान कर दी है।
आप यकीन कीजिए इन डॉक्टर साहब वो स्ट्रक्चर्स। इसलिए कहा कि 75 साल लॉन्ग टर्म था बहुत, और आगे भी अगले 75 साल भी मुझे इतना ही लॉन्ग टर्म लग रहा है, और उसके बाद भी मैं कोई बहुत होपफुल हूं नहीं। देखो, सो पिछले अगर 15 साल में, आप एक यूनिट के अलावा जो कि बाहर होता था, हमारा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, एक भी प्राइवेटाइजेशन ना कर पाए और पिछले हाँ 25 साल से डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हों, तो फिर इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट आर एबिलिटी, आर कैपेसिटी इन द पब्लिक सेक्टर टू बी एबल टू क्लियरली डिफाइन दिस एंड उसको फ्रेमवर्क बना के इंप्लीमेंट ना कर पाए, तो फिर हम कभी भी टेलीकॉम की तरह एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करेंगे, तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी। ये इतनी ही सादा गुफ्तगू है। ठीक। बट अगर आप 3 से 5 साल में ये कर पाएंगे तो ये मीडियम टर्म हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म को आप तब्दील भी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने शॉर्ट टर्म दोनों किस्म के प्लान्स के हवाले से बात की। उन्होंने गवर्नमेंट की जहां पर प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं वो भी आइडेंटिफाई किए, और कहां कहां पर बेहतरी का इम्कान है अगर हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो वो भी आइडेंटिफाई किए। अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। प्रोग्राम में हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके हवाले से आज भी एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके में 2 अफराद जाँ भाग, जबकि पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। डीएसपी इमरानुल्लाह ने मीडिया को बताया है कि वाना रुस्तम बाजार में पुलिस मोबाइल के करीब होने वाला धमाका रिमोट कंट्रोल्ड था, और इस वाक़े के हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ 65 न्यूज़ के पेशावर से ब्यूरो चीफ जहांगीर शहजाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि वाना धमाके के हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या सामने आई हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह वाना और जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान की तो हालात वहाँ पे पता है, वहाँ पर कशीदगी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंट्रोल भी हो रही है। आज जो है पुलिस एहलकार जो कि वाना के थे, वो जा रहे थे दूसरे मकाम पर कुछ ऑपरेशन के लिए। जो जब गाड़ी जो है वो बाकायदा बाजार से गुजरी है, भी कोई मंडी का इलाका है, गुजरी है, तो वहाँ पर किसी चीज में जो है बम रखा हुआ था। गाड़ी गुजरने के बाद फौरी तौर पर जो है वो धमाका हुआ है, और धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी दुकानें भी जो है वो तबाह हुई है। और जो राहगीर थे, वो जो है इनमें से 2 राहगीर जो है वो जो लोकल थे, वो जो है वो मौके पर जो है शहीद हो गए हैं, जबकि 14 से ज्यादा जो है वो अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल है। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बहरहाल फौरी तौर पर जो है वो जख्मी को जो है करीबी डीएसपी हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया, और इलाके में जो काफी ज्यादा खौफ एराज फैल गया। बहरहाल पुलिस की जो है भारी नफरी और एफसी की नफरी फ्रंटियर फोर्स भी वहाँ पर पहुंच गए, उन्होंने हालात को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन ये जो जख्मी है, अब इसमें तकरीबन 4 की हालत जो है इस वक्त जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। उनका इलाज वहाँ पर किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि उनको जो है ज्यादा खतरनाक हालत है, इसलिए उनको जो है करीब जो है करीबी हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा ये भी बताइए जहांगीर साहब के सूबे में और ख़ास तौर पर कबायली अजला में, जिनको कि अब हम मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स भी कहते हैं, इनमें अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल की मतलब क्या सिचुएशन सामने आ रही है? मज़ीद सिचुएशन ख़राब हो रही है? हम तो आए दिन ये देख रहे हैं कि कभी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, कभी आम आवाम को निशाना बनाया जा रहा है। सो आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं कि अब ये मामला आगे किस तरफ जा रहा है? हाँ जी, जहाँ तक बात हम अगर जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें, तो वहाँ पर हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। वहाँ पर हर रोज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जो वो पहाड़ी इलाका है, उन पर जो है हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, और कहीं जो है वो अपना शहीद एहलकार जो शहीद हो रहे हैं। और इस पर जो है न सिर्फ वो बल्कि जो है आम शहरी भी जो है वो इसका निशाना बन रहे हैं। और कबायली जो है वो जो वहाँ पे जो दहशतगर्दी की लहर है उसको जो है उसके खिलाफ जो है वो खड़े हुए हैं, और बाकायदा इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो हालात बहुत ज्यादा खिंचते हैं, लेकिन टारगेट ऑपरेशन के जरिए जो है वो हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बताऊं कि वहाँ पर वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ जो है टारगेट ऑपरेशन हो रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इस जो टारगेट ऑपरेशन है इसमें ज्यादातर जो है वो जो दहशतगर्द है, जो खारिज कहते हैं, वो जो है हलाक हुए, उनकी तादाद जो है वो ज्यादा है। और कभी करीबी जो है हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक है, और वही जो ज्यादा जो वहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसमें 2 तालिबान ग्रुप हैं, टीटीपी के। अच्छा जहांगीर साहब ये भी बताइए, एक्टिव हैं
ये भी बताइए जहांगीर साहब के जो टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, लोग अपने इलाके या घर छोड़कर जा भी रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत का इसके हवाले से तो बड़ा सख्त मौकफ सामने आया है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पर ऑपरेशन और टारगेटेड होते हैं तो उससे पहले जो है वो फोर्सेस जो है इलाके को घेरे में ले लेती है, और वहाँ पे जो रहते हैं, जो वहाँ पे इस इलाके में जो गाँव में होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप आर्जी तौर पर नकल मकानी कर रहे हैं, यूं ही हमारे जो ऑपरेशन खत्म होगा तो वापस अपने गाँव आ जाए। लेकिन ये भी वाकई बात है कि वो जितने भी ऑपरेशन है करीबी इलाकों में या अपने घर करीबी रिश्तेदारों के घर में लोग चले जाते हैं, ऑपरेशन 2, 3 या 4 दिन जो है ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है, चूंकि टारगेट होता है जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको तबाह भी कर दिया जाता है। तो फिर जो है ऑपरेशन जो खत्म हो जाता है तो वापस लोग अपने ठीक घरों है, में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हालात बहुत ज्यादा अब भी किस्म हैं, लोगों में खौफ व हरास जो है पाया जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जहांगीर शहजाद साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे 36 के ब्यूरो चीफ पेशावर, और आपने अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से इनका एक जो सिचुएशनल एनालिसिस था वो सुना। आज के प्रोग्राम से नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।